एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स की कुंजी। मैं प्रियंका एक बार फिर से आपके साथ केवीएस मैदान के साथ जेआरएफ होगा अब आसान के सीरीज में। और आज हम फिर से 25 क्वेश्चन करेंगे 101 to 125। तो आइए अपने डे 5 को हम शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपका ये पहला क्लास है तो इसके प्रीवियस हमारे 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, जहां पर हमने ऑलरेडी 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। तो आप उसे भी जाकर पहले देख लें तो ज़्यादा अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं 101 क्वेश्चन से। 101 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? द मेन डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, यानी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल में हम एक ही वेरिएबल के बारे में डेटा बार बार इकट्ठा करते हैं और ये लॉन्ग टर्म तक चलता है। वर्ड से है लॉन्गिट्यूडनल, यानी लंबे समय तक हम क्या करते हैं, एक ही चीज़ के ऊपर डेटा इकट्ठा करते हैं और उसके इम्पैक्ट को हम नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और देखते रहते हैं। जबकि क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर हम वन टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं और उस पर हम कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस। आइए अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा। सेकंड क्या है? प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। थर्ड, द क्वालिफिकेशंस ऑफ रिसर्चर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अभी मैंने कहा कि डेटा के फ्रीक्वेंसी पे हम देखते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल में डेटा क्या होता है, बार बार कलेक्ट करते हैं और क्रॉस सेक्शनल में ओनली वन टाइम। तो करेक्ट आंसर विल बी frequency of data collection. Next number 102. Defining hypothesis is a useful way of approaching research. हम रिसर्च में ऑलवेज, मोस्टली, ऑलवेज नहीं बोलेंगे, मोस्टली हम हाइपोथेसिस का यूज करते हैं। तो ये क्यों यूज करते हैं, इससे क्या यूजफुल, ये क्यों यूजफुल है हमारे लिए? ठीक है, इट विल इम्प्रेस द रीडर, क्या रीडर को इम्प्रेस करने के लिए? इट अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टेबल प्रोपोजिशन, यस इट मे बी। It allows for the development of indisputable proof to be established in research finding? No. It looks suitably scientific. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या यहाँ पे लग रहा है? ऑप्शन नंबर बी, कि हम जानते हैं कि हाइपोथेसिस जब भी हम लेते हैं तो उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस होता है मेन एजम्पशन और हाइपोथेसिस में भी। और हाइपोथेसिस में क्या होता है कि दो तरह के हम लेते हैं टेस्टिंग के लिए, एक नल हाइपोथेसिस, एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर हमारा नल रिजेक्ट हो गया तो ऑल्टरनेट हमारा एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस का मेजर यूज क्या होता है कि हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 103. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस एवरी 10 ईयर्स। हर 10 साल में गवर्नमेंट क्या करती है, सेंसस कंडक्ट करती है और उसका रिपोर्ट रेडी करती है। सेंसस क्या होता है, जहां पर हमें मेल फीमेल के रेशियो, साइज, पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के बारे में हमें क्या डेटा गिवन होता है, उसे हम सेंसस कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि सेंसस के लिए आप कौन से रिसर्च मेथड का यूज करते हैं? केस स्टडी मेथड, सर्वे मेथड, या डेवलपमेंट मेथड, या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम सर्वे मेथड यूज करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये हमारा। नेक्स्ट 104. 9-year-old is taller than 7-year-old one. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? वर्टिकल स्टडीज का, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज का, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज का, या केस स्टडीज का? तो आइए देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट इस बात पे रखना है कि अगर हमारा एक ऑप्शन करेक्ट है तो बाकी 3 ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है। हमारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि हम बाकी 3 क्वेश्चन को विथ रीजन एलिमिनेट कर पाए। तो यहाँ पे आइए एक ऑप्शन ही सही होगा, लेकिन हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए फर्स्ट बोल रहा है वर्टिकल स्टडीज, ओके। सेकंड है क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल में हम क्या जानते हैं कि हम एक बार डेटा हम कलेक्ट करते हैं और उस पर कंक्लूजन निकालते हैं। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि 2 वेरिएबल हमें चाहिए, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। ठीक है, हम मैनिपुलेट कर सकते हैं।
लेकिन क्या यहाँ पे मैनिपुलेशन का कुछ ऑप्शन है? नहीं, तो एक्सपेरिमेंटल हमारा कैंसिल हो गया। केस स्टडीज में क्या होता है, किसी एक बहुत ही छोटे से टॉपिक पे एकदम प्रिसाइज वे में किसी एक टॉपिक पे हम क्या करते हैं, डीप स्टडी करते हैं। तो क्या ऐसे यहाँ पे कुछ लग रहा है आपको? तो केस स्टडीज भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 105, द मेन डिफरेंस बिटवीन बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च क्या है? रिसर्च के ही टाइप्स है, ठीक है। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, किस पर्पस पे हम लोग, किस बेसिस पे डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं? तो बेसिक प्रोसेस है, या सैंपल साइज के बेस पे, या यूटिलिटी के बेस पे, या फिर ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम रिसर्च का जो यूज करते हैं, यानी रिसर्च का जब मेथड हम चूज करते हैं ना, तो वो ऑलवेज यूटिलिटी के बेस पे करते हैं। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? उपयोगिता। जैसा हमारा रिसर्च रहेगा उसमें कौन से मेथड की हमें ज़रूरत है वो हम देखते हैं और वो मेथड को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। क्लियर है? इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा एंड इट विल बी यूटिलिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 106, which type of method can be used in order to create a real world laboratory? रियल वर्ल्ड लेबोरेटरी के लिए कौन सा ऑर्डर जो है या कौन सा मेथड जो है वो हमारा सही है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट में क्या होता है, दो वेरिएबल के बीच में हम रिलेशंस को देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा नहीं होगा। फील्ड एक्सपेरिमेंट हो सकता है, बट स्टिल हम दो ऑप्शंस को और देखेंगे। उसके बाद केस स्टडी। केस स्टडी तो हमारा नहीं होगा, और रैंडम असाइनमेंट का कोई मेथड, इस तरह का कोई मेथड होता ही नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या बच गया, सिर्फ फील्ड एक्सपेरिमेंट, और ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा 107, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में आप लोग को बड़ा लग रहा होगा, बट क्वेश्चन जितना ही बड़ा होता है उसमें उतने ही ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन होते हैं जो हमारे लिए आंसर को इजी बना देते हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन अ रिसर्च स्टडी to learn the impact of internet surfing on exam performance. एग्जाम परफॉर्मेंस और इंटरनेट सर्फिंग के बीच की बात हो रही है। It was found that the number of hours spent on the internet surfing increased the exam performance. Surfing increase the exam performance deteriorates. This is the example of, बोल रहा है कि जब हम इंटरनेट सर्फिंग, जब बच्चे जो हैं, ये देखा गया है कि जब वो इंटरनेट सर्फिंग ज़्यादा करते हैं, उस पर ज़्यादा समय बिताते हैं, तो उनका जो एग्जाम का परफॉर्मेंस होता है ना, वो डेटोरिएट यानी वो नीचे की तरफ गिर जाता है। तो ये स्टडी किसका एग्जाम्पल है? एक्सपेरिमेंटल मेथड का, कोरिलेशनल रिसर्च का, केस स्टडी का, या फिर नन ऑफ द अबव का। तो देखिए यहाँ पे दो चीजों के बीच में रिलेशन दिया गया है, एक के बढ़ने पे एक घट रहा है। तो इस तरह का कंडीशन हमें किस में देखने को मिलता है? इस तरह का रिलेशन हमें कोरिलेशन रिसर्च में देखने को मिलता है। ये 3-4 तरह के होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मे बी आगे क्वेश्चंस वैसा आए जहाँ पे हम और डिटेल में इसको डिस्कस कर पाए। यहाँ पे बस इतना आप समझिए कि कोरिलेशन में दो वेरिएबल होते हैं और दो वेरिएबल के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है, यानी एक अप होगा तो एक डाउन होगा, इस तरह का रिलेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 107 के बाद 108, अ रिसर्चर स्पेंड several years observing social behavior of people in their native habitat. The research method used here is, यहाँ पे क्लियरली हैबिट की बात हो रही है, सोशल बिहेवियर की बात हो रही है। तो बिहेवियर, हैबिट, सोशल बिहेवियर, ये सब जितनी भी चीज़ें होते हैं ये डायरेक्ट हमारे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में आती है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे बनावटीपन की बात नहीं होती है। चलिए 109, इन अ स्टडी ऑफ टू वेरिएबल when one variable goes up, wow, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। when one variable goes up as another goes down in the value is known as, देखिए यहाँ पे क्लियरली कोरिलेशन का ही क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे दिया है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में हम पहुंच चुके हैं अब, कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक वेरिएबल गोज अप हो रहा है, यानी एक वेरिएबल का वैल्यू अप हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है, गो डाउन हो रहा है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, या फिर फ्लक्चुएटिंग कोरिलेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो होगा नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि एक अप है तो एक डाउन है, इसे हम नेगेटिव कहते हैं। अगर दोनों ही गोज अप या गोज डाउन एक साथ हो तो इसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, और जब एक का इम्पैक्ट दूसरे पे ना पड़े तो इसे हम नो कोरिलेशन कहते हैं। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। 110 इन द कॉन्टेस्ट ऑफ सर्वे रिसर्च की बात हो रही है। द फॉलोइंग स्टेप आर टेकन इन सर्टेन ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर, यानी हमें करेक्ट ऑर्डर में इसे सेट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, सैम्पलिंग दिया गया है, इन्फ्रेंस दिया गया है, डेटा एनालिसिस दिया गया है और डेटा कलेक्शन दिया गया है। तो देखिए एक चीज़ तो हम बहुत श्योर है ना कि इन्फ्रेंस जो आता है वो क्या होता है, कंक्लूजन। सबसे पहले तो हम चलिए कंक्लूजन होता है, इन्फ्रेंस वो तो आपको पता होगा। तो लास्ट में 2 आएगा, तो किसी के लास्ट में 2 है क्या, यस, बी के लास्ट में 2 है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सीधा आंसर। लेकिन अगर और भी किसी ऑप्शन के लास्ट में 2 होता तो हमें फिर आगे सीक्वेंस को देखना पड़ता। तो हम कैसे देखते, सबसे पहले हमें पता है कि हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग के बाद डेटा कलेक्ट करते हैं, और जब डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तब तो हम किसी का एनालिसिस करेंगे ना। अगर हमारे पास डेटा ही नहीं रहेगा तो हम एनालिसिस कैसे करेंगे। तो कलेक्शन पहले होगा और एनालिसिस क्या होगा, बाद में होगा। यानी 1 4 3 2, 1 4 3 2 एब्सोल्युटली सेकेंड नंबर हमारा करेक्ट बैठ रहा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम। 111 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के लिए क्या जरूरी नहीं है, बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कि फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए, बी कंसीवेबल होना चाहिए, कॉन्ट्रडिक्ट द नॉलेज ऑफ नेचर, या फिर अलाउ कॉन्सिक्वेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम इट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि कॉन्ट्रडिक्टेड द नॉलेज ऑफ द नेचर। ओके, नेक्स्ट है हमारा 112 जून 1998 के क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, फॉर द प्रपोजिशन टू बी ट्रू इट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सेप्ट, यानी बोल रहा है कौन सा नहीं है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, नॉट होता है। इस वर्ड को हमेशा हमें ध्यान में रखना है। इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इट मस्ट बी इन ट्यून विथ एक्सेप्टेड बिलीव, देखते हैं। इट मस्ट बी कंसिस्टेंट, यस ये तो होना चाहिए। और इट मस्ट बी टेस्टेबल, यस ये भी होना चाहिए। यानी अगर जो नहीं होने के जिसके सबसे कम चांस है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी। जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्टेड करे बिलीव्स को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 113, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च कैन बी रिटर्न, यानी जब भी हम रिसर्च करते हैं तो शुरुआत कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारा टाइटल होता है, फिर हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। इस तरह से हम शुरू करते हैं, फिर लिटरेचर ऑफ रिव्यू होता है। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, जो जान होता है किसी भी रिसर्च का, क्योंकि उसके बेस पे ही पूरा रिसर्च डिपेंड होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ये रिसर्च कर क्यों रहे हैं, आपका एम क्या है, तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, किस फॉर्म में उसे हम लिख सकते हैं। क्या सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हैं, या सिर्फ स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर बोथ क्वेश्चन और स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हाइपोथेटिकल होना चाहिए। देखिए हाइपोथेटिकल तो नहीं होना चाहिए, ये ऑलवेज जो है हमारा स्टेटमेंट फॉर्म में होना चाहिए। यानी 113 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 114, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ गुड रिसर्च। एक अच्छे रिसर्च में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, अ वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस, यस होना चाहिए, अ गुड रिसर्च सुपरवाइजर, ओके, एडेक्वेट लाइब्रेरी, अ वेल फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम। देखिए इसमें सबसे जो नियर आंसर होगा, सबसे जो जरूरी चीज है वो क्या होना चाहिए, अ वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमारा जितना ही अच्छा होगा उतना हमारा कंक्लूजन क्लियर होगा, और उतना हमारा जो मेथड है, डेटा कलेक्शन है, मतलब आगे का पूरा प्रोसेस हमारा इस पे टिका रहेगा। तो ये सबसे जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब पूछ रहा है 115 में, अ गुड हाइपोथेसिस शुड बी, एक अच्छा हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए, प्रिसाइज, स्पेसिफिक एंड कंसिस्टेंट, ओके, फॉर्मुलेटेड इन सच अ वे दैट इट कैन बी टेस्टेड बाय द डेटा, यस ये तो होना चाहिए, ऑफ लिमिटेड स्कोप एंड शुड नॉट हैव ग्लोबल सिग्निफिकेंस, ओके, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। देखिए ए और बी तो होना चाहिए, इसमें हम क्या है पूरी तरह से श्योर है। सी में हमें थोड़ा सा डाउट है कि यस नो मे बी करके, लेकिन ए और बी में तो हम श्योर है ना, तो हम क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द
अबव। ये है टेक्निक क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगर कोई ऑप्शन आपको नहीं भी आता है तो भी डरने की बात नहीं है। हमें क्या करना है, ऑप्शंस को देखना है, एलिमिनेट करना है और सही आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट 116, हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन। हाइपोथेसिस को हम कैसे स्टेट नहीं कर सकते हैं? नल एंड क्वेश्चन फॉर्म में ये तो होता है, डिक्लेरेटिव टर्म में ये भी होता है, या फिर जनरल टर्म में। तो हाँ, जनरल टर्म में हम हाइपोथेसिस को स्टेटेड नहीं कर सकते हैं। ओके, 107 में पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा वो ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए, इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैन बी वर्डेड इन क्वेश्चन फॉर्म। अच्छा, ऑप्शन बी, इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैन बी वर्डेड इन स्टेटमेंट फॉर्म। बी तो हमारा ट्रू है एकदम 100%। ऑब्जेक्टिव आर टू बी स्टेटेड इन चैप्टर 1 ऑफ द थीसिस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, क्योंकि अभी हम पढ़े थे कि क्वेश्चन फॉर्म में क्या होता है, नहीं होता है, और ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है दिसंबर 2004 में, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रीवियस ईयर पे रिपीट हो रहा है, प्लस हमें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही फ्रूटफुल है हमारे लिए, इट मीन्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम। 117 के बाद 118 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा वो करेक्ट है? ऑब्जेक्टिव शुड बी पिन पॉइंटेड। यस, पिन पॉइंटेड तो होना चाहिए। मतलब पिन पॉइंटेड का मतलब क्या है कि क्लियर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऐसा ना हो कि जब आपका जिसको आप थीसिस सबमिट कर रहे हैं, जो आपका गाइड है या फिर जो आपके वाइवा लेने आए, वो ही उनको ही आपका ऑब्जेक्टिव समझ में ना, तो वो पिन पॉइंटेड होना चाहिए। यस, ट्रू। ऑब्जेक्टिव कैन बी रिटन इन अ स्टेटमेंट और क्वेश्चन फॉर्म। ओके, अनदर वर्ड ऑफ प्रॉब्लम इज वेरिएबल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा करेक्ट आंसर हमारा? ए, कि पिन पॉइंटेड होना चाहिए। क्योंकि फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म का बात कर दिया, तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो डी भी नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 119, अ सेटिस्फैक्टरी स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव मेथड शुड नॉट पोजेस विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज। क्वांटिटेटिव मेथड की बात हो रही है, दो मेथड है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, दोनों के फीचर्स हैं अपने अपने। तो देखते हैं कौन सा फीचर्स जो है इसमें नहीं है, किसका? क्वांटिटेटिव मेथड का। एप्रोप्रिएटनेस, ये तो है। कंपेरेबिलिटी, यस, हम लोग कंपेयर करते हैं डेटास का। मेजरेबिलिटी, यस, मेजर तो हम कर सकते हैं आराम से, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो उसको मेजर तो हम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, यस, फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये हम नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि डेटा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ये क्वालिटेटिव मेथड में आएगा, ये क्वांटिटेटिव मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा नो पूछ रहा है आपसे, ये सब वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नो, नॉट, एक्सेप्ट। यहाँ पर ही हमारा अधिकतर चांसेस होता है कि क्वेश्चन को हम एक मतलब नज़र में पढ़ के तुरंत निकल जाते हैं, और नॉट जो है हमारे वो नज़र से छूट जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए 125, द एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च डिपेंड्स अपन द। ठीक है, यानी बोल रहा है कि जो एक्यूरेसी है रिसर्च का वो किस पे बेस करता है? डिपेंड अपन हुज। ओके, ऑप्शन ए, अनबायस्ड एटीट्यूड ऑफ रिसर्चर, द सैंपल साइज, सी द रिसर्च मेथड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि रिसर्च में एक्यूरेसी कब होगी? जब हम बायस्ड नहीं होंगे, यानी अनबायस्ड, तो ये तो ट्रू होगा। सैंपल साइज भी हमारा जरूरी है, जितना हमारा सैंपल साइज जितना लार्ज होगा उतने चांसेस ऑफ एरर क्या होते हैं हमारे? कम होते हैं। रिसर्च मेथड, कौन सा मेथड हमने चूज किया, इस पे भी हमारी क्या होती है? एक्यूरेसी डिपेंड करती है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारा हु इज द रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशल सर्वे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन हमारे सामने है, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? बूथ होता है। ये हमें याद कर लेना है कि साइंटिफिक सोशल सर्वे के फादर हैं बूथ। ओके, नेक्स्ट है 122, अ रिसर्च प्लान। एक रिसर्च प्लान कैसा होना चाहिए? शुड बी डिटेल्ड, शुड बी गिवन टू अदर्स फॉर रिव्यू एंड कमेंट्स, सेट आउट द रैशनल फॉर अ रिसर्च स्टडी, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। सारे ही एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? फुलफिल होने चाहिए। नेक्स्ट है 123, सोर्सेस ऑफ रिसर्चेबल प्रॉब्लम कैन इंक्लूड researcher own experience as educator, practical issue that require solution,
थ्योरी एंड पास्ट रिसर्च, यस, या ऑल ऑफ द अबव? यस, डायरेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इसमें हमारे सारे ही पॉइंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 125, द इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ द रिसर्च प्लान। हम अभी डिस्कस किए थे ना, शायद सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि एक रिसर्च में क्या होता है। सबसे पहले हमारा टाइटल होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है, फिर ऑब्जेक्टिव होता है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे कि जब इंट्रोडक्शन सेक्शन जो होता है रिसर्च प्लान का, उसमें क्या दिया रहता है? ऑप्शन ए, एन ओवरव्यू ऑफ प्रायर रिलेवेंट स्टडी, यस। Contains a statement of the purpose of the study, yes. Concludes with a statement of the research question, yes, या फिर all of the above? तो डायरेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सारी ही चीजें क्या होती है हमारे इंट्रोडक्शन सेक्शन में दिया रहता है कि हमारा पर्पस क्या है इसको करने का, इसका कंक्लूजन क्या निकला है, सभी का इन शॉर्ट में हमारा ओवरव्यू जो है इंट्रोडक्शन में दिया रहता है। अगर कहते हैं कि रिसर्च या कोई आर्टिकल अगर आपको पढ़ना है और आर्टिकल के बारे में कुछ अगर अनुमान लगाना, एक जानकारी आपको चाहिए, तो आप उस आर्टिकल का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लो और कंक्लूजन पार्ट पढ़ लो, तो आपको मोटा मोटी एक नॉलेज हो जाता है कि रिसर्च हमारा किस बारे में है और हमें ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन 125, अ स्टेटमेंट दैट प्रिडिक्ट्स द कॉज एंड इफेक्ट। सबसे इजी लास्ट क्वेश्चन है, बट सबसे इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट यहाँ पे कीवर्ड हमें मिल गया कॉज एंड इफेक्ट, अब आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट अगर यहाँ पे है, इसका मतलब कि एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन में होगा ही होगा और ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या नल हाइपोथेसिस है, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। ठीक है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कीवर्ड रहते हैं, हमें ध्यान देना है कि वो कीवर्ड क्या है और कीवर्ड्स को पकड़ना है, कीवर्ड्स को पकड़ के हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आज का जो सेशन था वो यहाँ पे खत्म होता है। टोटल 25 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिया है। होप सो आप लोग को मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के बीच, और आगे कंटिन्यू बने रहने के लिए बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन ये मिलता रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।